नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे एपी लाइव क्लासेस में। तो आज हम लोग कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, जैसे देखिए रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, संख्याएं यानी नंबर जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है यह वास्तविक संख्या होती हैं, वास्तविक संख्या, और दूसरा जो होता है एक काल्पनिक संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं। पहला वास्तविक संख्या तथा दूसरा काल्पनिक संख्या होती है। वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम वास्तव में जिनका उपयोग करते हैं, काल्पनिक संख्याएं जिनकी हम कल्पना करते हैं वे काल्पनिक संख्या में होती हैं। वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती है। पहला जो होता है इसका वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है। इसमें पहला जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या, और दूसरा जो होता है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या होता है तथा दूसरा अपरिमेय संख्या होता है। और परिमेय संख्या के भी प्रकार होते हैं। परिमेय संख्याएं जो होती हैं वे भी चार तरह की होती हैं। और पहला होता है परिमेय संख्या भी चार तरह की होती हैं। पहला होता है प्राकृतिक संख्या, और दूसरा जो होता है पूर्ण संख्या, तीसरा जो होता है वो पूर्णांक संख्या होता है, और चौथा जो होता है ये भिन्न होती हैं। प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, और पूर्ण संख्या को w से, और पूर्णांक को z से प्रदर्शित करते हैं, और भिन्न को q से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए एक एक करके हम इन सब के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए, पहला वास्तविक संख्या है। पहले में देखिए वास्तविक संख्या, जैसे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जिन संख्याओं का हम वर्ग कर रहे हैं तो हमें धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त होता है, तो वे वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो देख लीजिए, जैसे यहाँ लिखा है, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर कोई धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त होता है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्या को हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखिए वास्तविक संख्या, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे 2, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा। 4 यहाँ पर क्या है? कोई धनात्मक संख्या है, तो यह होगा वास्तविक संख्या में आ जाएगा, यानी रियल नंबर में आ जाएगा। और -2 ले लीजिए, -2 का भी वर्ग करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। यहाँ पर भी 4 जो है कि धनात्मक संख्या है, अतः यह भी रियल नंबर में आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, -√3 का भी वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, +3 आएगा, तो यह भी एक धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर। तो यह सब वास्तविक संख्या में आएंगी। वास्तविक संख्या में वे सभी संख्या आएंगी जिनका वर्ग कर देंगे तो 0 या कोई धनात्मक संख्या प्राप्त होगा, वे सब वास्तविक संख्या में आ जाएंगी। तो वास्तविक संख्या समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं अगला
काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। काल्पनिक संख्या वे संख्या होती है ऐसी संख्या जो वास्तव में नहीं होती है, अर्थात उस संख्याओं का केवल कल्पना किया जा सकता है, यानी उसे ज्ञात नहीं किया जा सकते हैं, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या वे संख्या होती हैं जिनका हम लोग वास्तव में कोई उपयोग नहीं करते हैं, उनका केवल कल्पना करते हैं, अर्थात उन्हें हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, वे काल्पनिक संख्या में आती है। तो देख लीजिए काल्पनिक संख्या में जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे रूट में माइनस करके कोई भी संख्या हो जाएगी, जैसे -3 कामा रूट -5 कामा रूट -26 कामा रूट -1। ये जितनी भी संख्याएं हैं रूट में माइनस करके जो भी संख्याएं आएंगी वे काल्पनिक संख्या में आ जाएंगी, इनका मान हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए रूट थ्री को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू रूट -1 और यह जो रूट -1 होता है इसे हम लोग आयोटा कहते हैं, आयोटा, और इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो इसे लिख सकते हैं √3 इंटू आई। ये जो है हम लोग के इस चैप्टर में नहीं है, ये अगली क्लास में है, क्लास 11th में 5वां चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें हम लोग इसका मान ज्ञात करने के लिए पढ़ लेंगे कैसे इसका मान ज्ञात किया जाता है। तो और जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं ये दो तरह से होती हैं। इमेजिनरी नंबर जो होता है ये दो तरह से होता है। इमेजिनरी नंबर जो होते हैं ये दो तरह से होते हैं। पहला जो होता है रियल प्लस इमेजिनरी नंबर होता है, और सेकंड जो होता है ओनली इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे इसमें देख लीजिए एग्जाम्पल में देख लीजिए जो रियल नंबर, जैसे रियल नंबर में 7 ले लीजिए प्लस इमेजिनरी नंबर में √-3 ले लीजिए, तो यहाँ पर जो 7 है यह रियल नंबर है और √3 जो है यह इमेजिनरी नंबर है, इन दोनों का मिक्स होगा यहाँ पर, तो रियल प्लस इमेजिनरी नंबर में आ जाएगा। और ओनली इमेजिनरी नंबर में जो होगा वे देख लीजिए, जैसे √-3 √-29 √-43 ये सब जो आएंगी इमेजिनरी नंबर में आएंगी, ओनली इमेजिनरी नंबर में आएंगी। तो इमेजिनरी नंबर समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला देखते हैं क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर, वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का हम लोग प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वस्तुओं की गिनती करने के लिए जैसे मान लीजिए कि वहाँ कहेंगे कि वहाँ 4 लोग जा रहे हैं, वहाँ पर 5 कुर्सियाँ हैं, वहाँ पर 6 टाफ़ी हैं, हमारे क्लास में 100 बच्चे हैं, वे सब काउंट करने के लिए जिनका हम प्रयोग करते हैं, जिन संख्याओं का, वे प्राकृतिक संख्या में आ जाएंगी। तो प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से होंगी? n इक्वल टू हो जाएगा 0 से 1 से 1, जैसे एक कुर्सी है 1 2 3 4 5 डॉट करके इन्फिनिटी तक, ये जितनी भी संख्याएं हैं वे प्राकृतिक संख्या में आ जाएंगी। और प्राकृतिक संख्याओं का जो प्रारंभ होता है, इसका जो प्रारंभ होता है यह 1 से होता है। प्राकृतिक संख्या का प्रारंभ कहाँ से होगा? प्राकृतिक संख्याओं का प्रारंभ 1 से होगा, और इसका अंत कोई मान नहीं पता नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी होता है तो इसका अंत कहीं भी हो सकता है, उसका कोई मान नहीं है। अगर पूछा जाएगा कि मतलब प्राकृतिक संख्याओं का प्रारंभ कहाँ से, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो 1 से होती है प्राकृतिक संख्याएं।
तो प्राकृतिक संख्या 1 से इन्फिनिटी तक जो संख्या होती हैं वे प्राकृतिक संख्या में आती है। तो आप प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला क्या देखें, कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर यानी यदि हम लोग प्राकृतिक संख्या जो होती हैं उस प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर लेंगे तो वे हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा, यानी होल नंबर बन जाएगा। तो देखिए इसका परिभाषा हो जाएगा, यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्ण संख्या कहाँ से हो जाएगी, W इज इक्वल टू हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये जो हो जाएंगी ये प्राकृतिक संख्या में आएंगी। प्राकृतिक संख्या 1 से इन्फिनिटी तक हो जाएंगी। और इसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो ये हमारी संख्याओं का जो समूह है वे पूर्ण संख्या हो जाती हैं। तो अब बताइए पूर्ण संख्याओं का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो पूर्ण संख्याओं का जो प्रारंभ होता है वे 0 से होता है। पूर्ण संख्याओं का प्रारंभ 0 से होता है और इसका अंत कोई मान नहीं है कहाँ तक इसका अंत होगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक इसका मान होता है। तो पूर्ण संख्या भी अगर कोई जैसे बताइए आप लोग कि 2.5 ये पूर्ण संख्या है कि नहीं, 2.5 पूर्ण संख्या है कि नहीं, 2.5 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या वे होती हैं जो काउंट करने के लिए प्रयोग होती है और ये काउंट करने में नहीं होती, क्योंकि ये दशमलव में आ जा रही है। तो ये होल नंबर नहीं होगा, यानी पूर्ण संख्या नहीं होगा। अब बताइए 7/3 यह होगा प्राकृतिक संख्या। तो 7/3 भी है, वो भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसे भी डिवाइड करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, अतः यह अभी होल नंबर में नहीं आएगा। और बताइए -1 जैसे देख लीजिए, -1 बताइए कि होल नंबर है कि नहीं, यानी पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो जो -1 है, क्योंकि पूर्ण संख्या का जो प्रारंभ होता है वे 0 से होता है, 0 से धनात्मक संख्याएँ बढ़ती जाती हैं, और जो -1 है एक ऋणात्मक संख्या है और इसका ऋणात्मक संख्या है, यानी पूर्ण संख्या में नहीं आएंगी, तो यह अभी होल नंबर नहीं होगा -1। अच्छा बताइए कि जैसे देख लीजिए, जैसे देखिए बताइए 6/3 ये होल नंबर है कि नहीं। तो 6/3 होल नंबर है, क्योंकि 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा, और 2 प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि 2 पूर्ण संख्या में आ रहा है, इसलिए यह पूर्ण संख्या है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो पूर्ण संख्या समझ में आ गया होगा। पूर्ण संख्या वे संख्या प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को शामिल कर लेंगे तो वो पूर्ण संख्या होंगी। इसे हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या 0 से इन्फिनिटी तक होती हैं और इसकी प्रारंभ मतलब छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वह 0 होती है और बड़ा पूर्ण संख्या उसका कोई मान नहीं है कहाँ तक होगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी संख्या है। नेक्स्ट संख्या जो है वह पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक को इंटीजर इंग्लिश में कहते हैं, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर तो पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं यदि हम लोग पूर्ण संख्या जो है उस पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मानों को शामिल कर लेंगे तो संख्याओं का जो समूह प्राप्त होगा वे पूर्णांक संख्या में आ जाएगा। पूर्णांक संख्या में आ जाएगा। तो देख लीजिए पूर्णांक संख्या में यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का जो समूह होगा वे पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या को हम लोग Z से व्यक्त करते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक को हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, देखिए Z इज इक्वल टू पूर्ण संख्या कहाँ से होती है 0 से इन्फिनिटी तक। तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक।
इन्फिनिटी तक ये जो होती हैं एक पूर्ण संख्या होती है। अब कह रहा है कि इसी पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या यानी जो 1 से अनंत तक होता है उसके ऋणात्मक मान को शामिल कर लेंगे तो संख्याओं का जो समूह बनेगा वे पूर्ण संख्या पूर्णांक में आ जाएगा। तो प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान देखिए क्या होता है। प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान जैसे -1 -2 -3 डॉट डॉट करके -इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जितनी संख्याएं होती हैं वे सब पूर्णांक संख्या में आती हैं। और देखिए ये जो 0 होता है इसे हम लोग इसे शून्य पूर्णांक कहते हैं। 0 को हम लोग शून्य पूर्णांक कहते हैं और 0 के जो ये दाईं ओर होता है, 0 के जो दायां ओर होता है उसे दाएं वाले भाग को हम लोग इसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जो बाएं होता है यानी इस तरफ 0 से जो बाएं मतलब ऋणात्मक वाला जो भाग होता है बायां वाला जो भाग होता है इसे हम लोग इस संख्याओं को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं यानी 0 शून्य पूर्णांक हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक कोई पूछेगा कि कहाँ से होता है तो 1 से जितनी भी होंगी वे सब धनात्मक पूर्णांक में हो जाएंगी और ऋणात्मक पूर्णांक में -1 से जो भी संख्याएं हैं वे ऋणात्मक में। 0 भी धनात्मक पूर्णांक में आएगा लेकिन इसे हम लोग न्यूट्रल मानते हैं, उदासीन, ये शून्य पूर्णांक में होता है। तो आइए देखते हैं अगला पूर्णांक संख्या समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्याओं के समूह में हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को भी शामिल कर लेते हैं तो वे पूर्णांक कहलाता है। इसे जेड से व्यक्त करते हैं। पूर्णांक जो होता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। 0 जो है शून्य पूर्णांक है उसके दाहिने तरफ जो होता है धनात्मक पूर्णांक कहलाता है, बाएं तरफ जो होता है इसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो अगला देखिए क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पर p और q पूर्णांक हो लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए तो वे परिमेय संख्याएं होंगी। परिभाषा देख लीजिए, जैसे ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती है जहाँ पर p और q पूर्णांक हो परंतु q इज नॉट इक्वल टू 0 तो वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं को देख लीजिए, जैसे परिमेय संख्या हो जाएंगी वे परिमेय संख्याएं वे होंगी जिसे हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे, वे परिमेय संख्याएं होंगी। थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए। तो p/q के रूप में जिसे हम लोग लिखेंगे वे परिमेय संख्याएं होंगी, यानी हम लोग इसे अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे तो वे परिमेय संख्या होंगी। लेकिन यहाँ पर q यानी हर इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए तब वे परिमेय संख्या कहलाएंगी। अगर q इज इक्वल टू 0 हो गया तो वे परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगी। तो परिमेय संख्या में जैसे नोट्स में लिख देखिए, पहला जो होता है परिमेय संख्या में q और p ये पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक में जैसे धनात्मक पूर्णांक हो या तो शून्य हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो। q इज इक्वल टू जहाँ होना चाहिए, q और p इज इक्वल टू पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर धनात्मक शून्य या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है तो, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, p बराबर 0 हो सकता है तो ये परिमेय संख्या कहलाएंगी। और देखिए, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल में देख लीजिए 5/3 ये p/q के रूप में है, यानी अंश बटा हर के रूप में है, और यहाँ
Q इज इक्वल टू 3 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो 5/3 जो होगा वे परिमेय संख्या होंगी। उसी प्रकार देख लीजिए दूसरा, जैसे 7/2 भी है, वे भी परिमेय संख्या हैं, यानी P/Q के रूप में हैं, तो यह भी 7/2 भी जो होगा वे भी परिमेय संख्या कहलाएंगे। और देख लीजिए जैसे 7 को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे कि नहीं, तो 7 परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं, तो यानी P/Q के रूप में हो गया, जहाँ पर Q इज इक्वल टू 1 है, ना कि 0 है, तो ये 7 भी परिमेय संख्या होगा। अच्छा, आप लोग बताइए कि 7.52 ये परिमेय संख्या है कि नहीं, क्योंकि 7.2 जो होता है पूर्णांक नहीं होता है, तो कह देंगे कि इसी परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन यह परिमेय संख्या है। इसे हम लोग दशमलव हटा देंगे, तो इसे दशमलव हटाएंगे तो 752/100 हो जाएगा। 2 अंक पे दशमलव लगा था तो अपान में 100 हो जाएगा। अब देखिए यह P/Q के रूप में है कि नहीं, और यह पूर्णांक दोनों है कि नहीं, 752 और 100 दोनों पूर्णांक P/Q के रूप में है, अतः यह परिमेय संख्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। अब बताइए 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ P बराबर 0 हो सकता है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, 1 है, तो यह 0 भी जो है वे भी परिमेय संख्या हैं। तो आइए अब लोग परिमेय संख्या देख लेते हैं। परिमेय संख्या देख लीजिए, यहीं पे परिमेय संख्या, जैसे देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या वे संख्या होंगी, अपरिमेय संख्या जो होती हैं ये वे संख्या होंगी जिसे हम लोग P/Q के रूप में न लिख सकें, वे अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे देख लीजिए 1/0 एग्जाम्पल में यह अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ Q परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ Q इज इक्वल टू 0 आ गया है, तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी कि यह जो है 1/0 यह परिमेय संख्या हो जाएगा किसी भी संख्या। और एक देख लीजिए पाई जो होता है ये भी परिमेय संख्या नहीं होता है, क्योंकि इसका भी मान कोई नहीं होता है, इसका भी मतलब मान जो होता है वे शांत नहीं होता है, अशांत होता है, मतलब दशमलव चला जाता है, पाई भी होता है। और 1/0 या 2/0, 7/0 ये सब जितनी भी संख्या होती है, 9/0 ये सब जितनी भी संख्याएं होती हैं, ये जितनी संख्याएं होती हैं ये अपरिमेय संख्या में आती हैं। ये इनका एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट में था भिन्न। अगला जो था वे भिन्न था। भिन्न क्या होता है, भिन्न को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। भिन्न क्या होता है, भिन्न वे होता है जिसे हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, वे भिन्न हो जाएगा। जैसे 7/2, 8/2, 9/7, यहाँ पे 8/5 कर लीजिए, कट के अंश अपान हर के रूप में नहीं होगा। जैसे देख लीजिए 11/5, ये सब जितनी भी संख्या हैं ये अंश बटा हर के रूप में हैं, ये सब भिन्न में हो जाएंगे। अब कहेंगे कि भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या है, ये भी अंश अपान हर में है, या भी अंश अपान हर में है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। भिन्न जो होती हैं वे हमेशा धनात्मक संख्याएँ होती हैं, और जो परिमेय संख्या होती है वे ऋणात्मक भी हो जा सकती हैं। भिन्न हमेशा ऋणात्मक कभी नहीं होगा, लेकिन परिमेय संख्या ऋणात्मक हो जाएगा। अब इसी चैप्टर का जो हम लोग का पहला चैप्टर रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या है, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। वे इसी के सहायता से जो हम लोग का प्रश्नावली 1.1 है वह लगेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b हों तो, और जहाँ पर a जो है b से बड़ा हो तो a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r हो जाएगा। जहाँ पर q जो है यह भागफल है तथा r जो है यह शेषफल
है, आर जो शेषफल है और क्यू भागफल है। और यहाँ पर जो आर होगा यानी कि जो शेषफल होगा वे 0 से बड़ा होगा, लेकिन यह जो बी है उससे छोटा होगा, आर छोटा होगा। तो देखिए जैसे एग्जांपल लेकर देख लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर जो होता है भाग देते हैं, तो यह जो होता है यह भाज्य होता है, और ये जो होता है ये भाजक होता है। और यहाँ पर क्या आता है, भागफल आता है, और भाग देने पर कुछ न कुछ शेषफल भी बचता है। भाग देने पर कुछ न कुछ शेषफल भी बचता है। तो जिसमें भाग देंगे उसे हम लोग ए मान लेंगे, यानी ए जो बड़ा है और भाजक जो बी है, और शेषफल को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और यह जो भागफल है इसे हम लोग क्यू से करते हैं। तो आप पिछली कक्षा में पढ़े ही होंगे, भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, शेषफल होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, भाज्य इज इक्वल टू क्या है, ए है, और भाजक इज इक्वल टू क्या है, बी है, इनटू में भागफल क्या है, भागफल क्यू आया है, शेषफल क्या बचा, आर। तो यहाँ देख लीजिए वही प्रमेय का बना ना, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, और जहाँ पर आर जो कि 0 से बड़ा होगा, लेकिन यह जो बी है यानी भाजक से छोटा होगा। जैसे एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए, एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए, जैसे देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं 12 और 10 ले लीजिए, 12 10 ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो 12 है वे 10 से बड़ा है, तो 12 में हम लोग 10 से भाग देंगे, 12 में 10 से भाग देंगे, तो 12 में 10 से भाग दीजिए, 12 एक कम 10 एक कम 10 हो जाएगा, शेषफल 2 बचेगा। तो इस फॉर्म में लिखिए, यहाँ पर b बड़ा है तो b इज इक्वल टू यानी 12 इज इक्वल टू ए 10 हो गया छोटा वाला संख्या, और q कितना आया है, 1 आया है प्लस 2 यही आया है। अब इसे हल कर दीजिए, देखिए इसे हल करेंगे तो 10 इंटू 10 हो जाएगा प्लस 2, 10 2 12, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया इसके बराबर। तो यही जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, यह जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब इसमें एक टॉपिक है, वो है जो देखिए इसमें एक टॉपिक है, उसे देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया। यूक्लिड विभाजन वही कर रहा है, देखिए दो धनात्मक पूर्णांक ए बी हैं, ए और बी हैं, ऐसी अद्वितीय पूर्णांक जहाँ पर क्यू और आर विद्यमान है, तो ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर होगा, जहाँ पर आर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा लेकिन आर से छोटा होगा। और इसमें एक होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखिए क्या होता है, देखिए यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो यह जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है यह HCF ज्ञात करने के लिए होता है, यानी महत्तम पूर्णांक ज्ञात करने के लिए होता है। HCF को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में महत्तम पूर्णांक कहते हैं।
तो HCF ज्ञात करने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं, एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। और यह जो इसमें HCF ज्ञात करते हैं ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? A = B × Q + R है। इसकी सहायता से हम लोग तब तक ज्ञात करेंगे जब तक कि शेषफल शून्य न प्राप्त हो जाए। जब शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा तो उसका जो यह भाजक होता है वही HCF होता है, HCF होता है। तो आइए एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए। इसमें एग्जाम्पल एक ले लीजिए। जैसे देख लीजिए उसमें एग्जाम्पल ये थे 10 और 12। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए 10 और 12। तो पहले HCF कैसे निकालते थे? पहले दोनों का गुणनखंड अभाज्य कर लेते थे, 10 का कर लेते थे, 12 का कर लेते थे। तो 10 का जो करते थे तो 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे ख़त्म हो जाएगा। मतलब 5 से काटने पर शेषफल 1 बच जा रहा है तो समाप्त कर लेंगे। 2 × 5 हो जाएगा और इसका जो होगा 2 × 2 × 3 हो जाएगा। तो पहले जो HCF ज्ञात करते थे इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन आता था उन संख्याओं का ही लेते थे। तो इसमें 2 जो है कॉमन आया है, इसके अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो 10 और जो 12 का HCF हो जाएगा, HCF जो 10 12 का हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो अभी इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से करेंगे। तो देख लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देख लीजिए क्या होता है। देखिए जैसे 10 और 12 लिए थे तो यहाँ पर 12 जो है वे 10 से बड़ा है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर 12 बड़ा है तो यानी A = क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। B = क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 12 = कितना हो जाएगा? 10। और यहाँ पर हम लोग 12 में 10 से भाग देंगे तो 10 से भाग देंगे तो 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2 शेषफल बच रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे? B × Q। Q कितना है? 1 है +2 ये हो जाएगा। इसे हम लोग चरण 1 मान लेते हैं, चरण 1 में। अब शेषफल 0 यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ शेषफल यानी R = 0 है। तो अब चरण 2 में हम लोग चलेंगे। चरण 2 में जो इसका भाजक होता है पहले चरण का वो वहाँ पर आ जाता है और A का काम कर होता है और जो शेषफल होता है वे B हो जाता है। तो यानी कि 10 हो जाएगा यहाँ पर, 10 उसका भाजक यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा। और तब 10 में 2 से 10 में भाग दीजिए। तो 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 2 × 5 10 यानी कि शेषफल 0 प्राप्त हो जा रहा है। तो इसका जो यह भाजक होगा यही HCF होगा। तो 2 × 5 + 0। तो 2 × 5 + 0, 2 × 5 + 0। अब लिखेंगे अतः यहाँ शेषफल यानी R = 0 प्राप्त हुआ है। अतः HCF बराबर 2 हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस प्रकार लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A = 12 हो जाएगा जो बड़ी संख्या है और B = 10 हो जाएगा। पहले चरण में हम लोग उसी प्रक्रिया को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। फिर अगर शेषफल नहीं प्राप्त हुआ तो पहले का जो चरण का भाजक होता है फिर उसको हम लोग भाज्य मान लेते हैं और शेषफल जो होता है दूसरे चरण में उसको हम लोग भाजक मान लेते हैं। फिर वही प्रक्रिया करते हैं जब तक कि शेषफल 0 नहीं प्राप्त होगा। शेषफल 0 प्राप्त हो गया, जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है वही उसका HCF हो जाता है। तो यहाँ HCF 0 हो जाएगा। अब भाज्य गुणनफल विधि से भी किए थे तो शेषफल 2 आया है और इस विधि से भी 2 आया है। तो चलिए ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के साथ मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। धन्यवाद।